नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन आपका वही यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6 से है। उससे हमने क्वेश्चन उठाया, इकोनॉमी का पोर्शन हम करा रहे हैं, उसमें पेपर नंबर 6 में है ना। क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं का वर्णन कीजिए। मतलब ये तो टारगेट रखा है यूपी ने, जैसे इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वही उत्तर प्रदेश ने भी रख दिया अपना टारगेट। और रखा क्या? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनाना हो तो उसके बीच की चुनौतियाँ क्या हैं और संभावनाएं क्या हैं, वो आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य 2022 में रखा था। वर्तमान मूल्यों पर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023 में $290 बिलियन यूएस होने का अनुमान है। तब तक इसमें और बनना कितना है हमको? $1 ट्रिलियन तक पहुंचना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश को 2027 तक कम से कम 28% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की आवश्यकता है। परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियां हैं जिन्हें संबोधित करना आवश्यक है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो आप देखिए। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है आपको, तो कौन कौन से चैलेंजेस तुम्हारे सामने रहेंगे कि आप इस अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचा सकते हो 2027 तक। वो भी टारगेट आपका क्या है? 2027 तक। तो आप देखिए बेरोजगारी, तो यूपी के कुछ बेरोजगारी के आंकड़े आप दे सकते हो। जैसे CMI की रिपोर्ट है 2023 में 4.2% थी। अभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जब आप क्वेश्चन लिखोगे इस क्वेश्चन को तो उस समय के जो आंकड़े होंगे करंट में, आप उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है ना। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, अब इसकी क्या स्थिति है यूपी में? वित्त और तकनीकी सहायता की कमी है। 2020 में राज्य में 89 लाख MSME थे। अधिकांश वित्त के कारण संघर्ष थे, मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। समझ रहे हो ना। चलिए आगे देख लेते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास, इसकी क्या पोजीशन है यूपी में भाई? कृषि उत्पादक राष्ट्रीय औसत से कम है ना। कृषि उत्पादकता आप मान लो, एग्रीकल्चर की लैंड आपके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। 2020-21 का आंकड़ा ले लीजिए, 2.3 टन पर हेक्टेयर था, जबकि हमारे नेशन का कितना था? 3.2। तो मतलब जो राष्ट्रीय लेवल पर प्रोडक्टिविटी है उससे भी काफ़ी कम है आपकी। ओके, चलिए। और निवेश की समस्या है। कृषि औद्योगिक तथा नवाचार में भारी निवेश की कमी है। इतना आंकड़ा दे दिया, केवल 50,000 करोड़ का FDI आकर्षित इन 2020-21। वो अलग बात है कि लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया था, इसी वजह से किया गया था, है ना। उसमें ये अनुमान था कि 33.5 लाख करोड़ रुपए करीब FDI इन्वेस्ट किया जाएगा, तो उसको सेक्टर वाइज हम अपना क्षेत्रीय वाइज बांट देंगे। तो निवेश की भी समस्या है यूपी में। सबसे ज़्यादा निवेश तो गुजरात में और महाराष्ट्र में चला जाता है ना। और उत्तर प्रदेश में समस्या बनी रहती है। आगे पॉइंट देख लेते हैं। आर्थिक असमानता में बुंदेलखंड तथा पूर्वी यूपी का पिछड़ापन है। आर्थिक असमानता यही है, अलग अलग है आप देखोगे तो। क्योंकि वेस्टर्न यूपी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि दिल्ली NCR के नज़दीक पड़ जाता है। अब दिल्ली NCR के नज़दीक है तो कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है और एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि हरित क्रांति भी उधर ही आई थी, उसका भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पॉइंट बताए थे कृषि और ग्रामीण विकास में, 1-2 पॉइंट बताकर मैं रह गया था। आगे देखो इसमें क्या है। सिंचाई सुविधा और उन्नत कृषि तकनीकों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और बिजली की कमी है। 60% घरों तक पक्की सड़क, मतलब उसके बाद 40% क्या है? बिना पक्की सड़क के, कच्ची सड़कें। इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा आपकी इकोनॉमी पर। अगर आपको 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना है तो उसमें इन सब सेक्टरों पर ध्यान देना पड़ेगा। और भी कुछ कमी और भी कुछ चुनौतियां आप देख सकते हो, है ना। जैसे स्वास्थ्य सेवा की कमी है, औद्योगिक विकास। अच्छा, ये मैंने छोड़ रखा है। औद्योगिक विकास के कुछ आंकड़े मैं आपको दे दूंगा, मैं क्वेश्चन लिखते टाइम इसको, ये मैं कह रहा था कि डिटेल में इसको दिखाऊंगा, बट मैंने नहीं लिया। मैं कर दूंगा इसको कंप्लीट। ठीक है, PDF जब इसकी दूंगा तो मैं कंप्लीट करके दूंगा इसकी। प्रति 1000 लोगों पर 0.6 डॉक्टर उपलब्ध है। मतलब WHO का मानक है कि 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर तो होना चाहिए, लेकिन अगर अब वही आप यूपी का आंकड़ा देखोगे तो 1000 लोगों पर 0.6 डॉक्टर। राज्य में केवल 3% ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को आदर्श मानकों के अनुसार पाया गया। केवल 3%। 97% क्या थे? बंद पड़े थे, या उसमें भैंसें चारा खा रही थी बैठ करके। गाँव में तो देखे होंगे ना आपने कि गाँव में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं उनकी हालत क्या होती है। डॉक्टर आते भी नहीं हैं, आते हैं तो क्या बच्चे क्रिकेट गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं। तो ये है, आदर्श मानकों के अनुसार केवल 3% मिले हैं।
ये 2020-21 का आंकड़ा है। यूपी में 46 बच्चे कुपोषित हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का आंकड़ा, ये पुराना आंकड़ा है तो नया आंकड़ा ऐड करना आप। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का आंकड़ा क्या कह रहा है? ठीक। कौशल विकास का अभाव, कमेंट सेक्शन में बता देना। ये जो मैं डाटा कह रहा हूँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5 का डाटा बताना, इसका बच्चे कुपोषित कितने हैं, ठीक है ना। और जो मैंने अभी छोड़ रखा है औद्योगिक विकास में, तो यूपी का औद्योगिक विकास के आंकड़े कुछ हो आपके पास हो पॉइंट तो कमेंट सेक्शन में कर देना। बाकी मैं पीडीएफ जब दूंगा तो इसको मैं लिख करके दूंगा पूरा, ठीक है। केवल 3% जनसंख्या कौशल विकास में संपन्न है। बताइए कैसे करोगे तुम विकास यार। स्किल डेवलपमेंट है नहीं, और ज़माना है एआई का, कंप्यूटर साइंस का, है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कृषि पर निर्भरता बहुत है। प्रचंड बेरोजगारी आपको यूपी में बहुत देखने को मिल जाएगी। आप यूपी को एक मिनी इंडिया के तौर पर देख सकते हो। जैसे इंडिया का पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो एक प्रोजेक्शन रहता है ना, वही यूपी का इंडिया में रहता है। तो कृषि पर निर्भरता बहुत है ना। लगभग 65% पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड है। गरीबी देखिए, राजनीतिक, ग्रामीण जनसंख्या अधिक। तो यूपी में 17.40% जनसंख्या गरीब है। नीति आयोग का आंकड़ा है ना। हालांकि गरीबी से बाहर निकाले हैं काफ़ी लोग, निकले हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन गरीबी के अंडर में। राजनीतिक रूप से देखिए तो जाति धर्म की राजनीति कारण विकास की अनदेखी, और ये हमेशा होता है। पॉलिटिक्स को हम सोचते हैं कि एक विकास का मॉडल तौर पे पॉलिटिक्स की जाए, बट जाति आधारित जब पॉलिटिक्स हो जाती है तो विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और ग्रामीण जनसंख्या अधिक। तो जब हम शहरीकरण की बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन लगने का जब आप उनका देखोगे कि गाँव की हिस्सेदारी जीडीपी में कितनी है और शहरों की हिस्सेदारी जीडीपी में कितनी है, अर्बनाइजेशन बढ़ने का मतलब हो जाता है कि जीडीपी तुम्हारी ग्रोथ करेगी। और ग्रामीण जनसंख्या जब अधिक होगी तो वो कृषि पर डिपेंड ज़्यादा रहेगी। और अब इकोनॉमी के सेक्टर वाइज देखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किसका जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है। तो लगभग 78% पॉपुलेशन आपकी ग्रामीण गांव में रहती है। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट ऊपर चीज़ें उठा ली कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो आपके $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बीच में आएंगी। लेकिन संभावना भी तो दुनिया टिकी है। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं संभावना है, होप, हर चीज़ की होप होती है। एक बार फेल होते हो दोबारा कुछ टारगेट सेट करते हो फिर लग जाते हो आगे। तो वो संभावना देखते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की अगर हमने लक्ष्य रखा भी है तो उसे कैसे पाया जा सकता है, ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। तो उपयुक्त चुनौतियों के बावजूद उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की पर्याप्त संभावना है। जैसे कुछ पॉइंट ले लेते हैं। जिस चीज़ को तुम नेगेटिव भी देख सकते हो उसी चीज़ को आप पॉजिटिव भी दे सकते हो, है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है ये आपका, जहाँ पूरी दुनिया में जो डिविडेंड है जनसंख्या, जिसे हम जनसंख्या की लाभांश बोलते हैं, वो बुजुर्ग होता जा रहा है। वहीं तुम्हारा अगर इंडिया है और इंडिया में यूपी जनसंख्या की लाभांश में बहुत आगे, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। अगर 2011 की जनगणना का फैक्ट डालोगे तो 20 करोड़ आबादी लगभग, अब आगे हो चुकी है 24 करोड़ लगभग। देश का लगभग 3% खनिज संसाधन उपलब्ध है ना। सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। पर्यटन की संभावना बहुत अधिक है, आप इसका एक फैक्ट डाल सकते हो। घरेलू पर्यटकों में 2nd स्थान पर है और विदेशी पर्यटकों के मामले में 7th स्थान पर यूपी का स्थान है ना, जो आकर्षित करता है इतना। एमएसएमई उद्योग में आप देखोगे तो जीडीपी में 25% का योगदान एमएसएमई उद्योग का ही है। अगर आप लघु उद्योग मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हो, तो कृषि में जो प्रचंड बेरोजगारी है और कृषि पर ज़्यादा ही लोग निर्भर हैं, उनको आप इधर मोड़ सकते हो, जीडीपी में योगदान बढ़ेगा, है ना। और रोजगार में 30% का योगदान देता है एमएसएमई उद्योग आपका, ठीक है। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे काम कर रहा है। 6 एक्सप्रेस वे, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, और इनमें भी चेंजेज अगर हो रखा होगा समय के साथ में तो वो आपको करंट डाटा से अपडेट कर लेना है। इकोनॉमी के क्वेश्चनों का कमाल यही है, आपको करंट से हमेशा अपडेट रहना है। क्वेश्चन बनेंगे करंट से क्वेश्चन, और करंट का डाटा फैक्ट आपको डालते रहना है ना। और देश का बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज घोषित किया गया उत्तर प्रदेश को। प्रदेश का गन्ना, चीनी, एथेनॉल में देश में प्रथम स्थान है। तो मतलब चीनी उद्योग में तो हुई हो आप आगे। तो ये सब आपने संभावना देख ली कि हाँ हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं जिससे कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। सरकार के प्रयास भी देखेंगे, सरकार ने क्या काम किया फिर इसके लिए। सब टारगेट ही सेट कर लिए या फिर कुछ काम भी किया है? काम किया है जी। और काम जो किया है अब आपको देखिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 लेके आए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कराई थी। इसके डाटा आप डाल सकते हो जो थोड़ा थोड़ा अगर आपको पता रहेगा तो। वैसे टाइम रहेगा नहीं, 200 वर्ड की लिमिट रहती है, उसमें 125 की लिमिट रहती है। तो शब्द सीमा भी रहती है और समय सीमा भी रहती है। तो समय सीमा के अंदर आपको शब्द सीमा के अंदर वही क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। प्रथम रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS का शुभारंभ किया गया। ये दिल्ली से आपकी मेरठ तक है, ठीक है। कृषि निर्यात नीति 2019,
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। तो जो भी आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा सरकार के प्रयास हैं और हर किसी का योगदान ही होगा आपका जीडीपी के अंदर, ठीक है। और बाद में आपको कंक्लूड कर देना। लिखा बहुत गया, आपको लगा ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। लिखने को तो बहुत कुछ लिखना है यार। फिर 200 वर्डों में आप इस क्वेश्चन को अगर लिखोगे तो कितना लिखोगे। मैंने तो वो चीज़ें करती है। बाकी ये है कि आपको लगता है ये इस तरीके से डाल देना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करो कि ये वाले पॉइंट और ऐड हो सकते थे। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल करंट बेस्ड का क्वेश्चन था, तो इसमें जो भी डाटा और फैक्ट की थोड़ी बहुत गलतियाँ हों वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि सुधार हो सके वो उनमें, है ना। और बाकी और लोग भी देखेंगे तो कमेंट देखने के बाद थोड़ा सा ध्यान उन पर चला जाता है, ठीक है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष था उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की दिशा में कई संभावनाएं हैं। उपरोक्त नीतियों के सटीक क्रियान्वयन तथा सभी विभागों के बेहतर नियोजन एवं समन्वय से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अब ऐसा ना हो कि भाई बजट आए पूरा और ऐसा काम किया जाए उसमें कि जैसे बिहार में आप सुन रहे होगे आजकल बारिश बहुत पड़ रही है, पुल लगातार टूट रहे हैं। तो ऐसा काम होगा तो फिर कैसे तुम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाओगे। बना भी लोगे तो क्या फ़ायदा, करप्शन। जैसे कल हम प्रयागराज घाट पे घूम रहे थे तो बताया था एक भाई ने कि इसके लिए सैंक्शन जो रुपया हुआ है 10,000 करोड़ रुपए कुछ ऐसा ही हुआ है, जो कुंभ लगेगा, महाकुंभ। अब इतना पैसा मिल गया है, अब बारिश आ जाएगी, वो वहाँ तक बाढ़ आ जाती है ऊपर तक, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन का पूरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि पैसा इतना आ रखा है। सरकार और नौकरशाह दोनों, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के जब करप्शन करते हैं तो ऐसी इकोनॉमी कैसे बनेगी फिर आगे। जिम्मेदारी लेनी होती है बहुत सारी चीज़ें। तो निष्कर्ष में हमने वही कहा है ना कि जो पॉलिसी बनाई है आपने, उनका सटीक क्रियान्वयन किया जाए, है ना। और सभी विभागों का एक बेहतर समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सबके बीच में। वरना आप आए दिन देखते रहते हो सड़क किसी और ने बना दिया, बिजली विभाग का काम हुआ तो उसने खोद दी पूरी, फिर सिविल लाइन वाले ने खोद दी, फिर दोबारा पड़ गई, फिर खोद दी। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट है। लगभग हमने 11-12 मिनट में इसका डिटेल एनालिसिस किया है, और इसमें जो भी चीज़ें छूटी हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। फैक्ट डाटा की गलती किसी से भी हो सकती है, आप हम मुझे बता देना कि यहाँ गलती है, इस चीज़ को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।